गुड इवनिंग, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के तहत हम एक और एसेसरी ऑर्गन की बात करेंगे जिसे हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं या पित्ताशय के नाम से जानते हैं। हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा अंग कहाँ पे सिचुएटेड है और किस तरह से इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी यह हमारे डाइजेशन में किस तरह से महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ये हम देखेंगे। और इसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट होता है तो किस तरह से हमारे पित्ताशय के अंदर पथरी बन जाती है और इसका इलाज क्या है और हमें कौन से सिम्टम हमारे अंदर आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम ट्रिकली और ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं, हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर या इसे हम कहेंगे पित्ताशय। अब आइए देखते हैं कि ये पित्ताशय हमारा क्या है और कहाँ स्थित है। ये चित्र को आप देखिए, ये पित्ताशय हमारा, देखेंगे आप कि पित्ताशय का मतलब एक तरह समझिए पियर से। पित्ताशय क्या रखिएगा, पियर से, पियर से, पियर शेप है, नाशपाती के आकार का है। देखिए थैली जैसी संरचना है, नाशपाती के आकार की है, थैली जैसी संरचना है, बैग लाइक, देखिए थैली जैसी, क्या थैली है, पियर शेप है, थैली जैसी संरचना है। और यह भी हम देख रहे हैं कि यह स्थित कहाँ है। ये जो हमारी लीवर है, लीवर का जो दायां लोब है, उस लीवर के ठीक नीचे यह थैली जैसी संरचना है, इसको हम जानते हैं। आप देखें, ये भी हम जानते हैं कि जो हमारी यकृत है, दायां लोब और बायां लोब, इन दोनों लोबों से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जिसको हम कहते हैं और राइट हिपैटिक डक्ट कहते हैं, उन दोनों डक्ट से जो जूस निकलता है, बाइल जूस, वो निकल करके आता है। और यह आकर के हम जानते हैं कि इसी जो थैली रूपी संरचना है, पित्ताशय जिसको हम कह रहे हैं, गॉल ब्लैडर कह रहे हैं, इसके अंदर कलेक्ट होती है। और ये इसका जो डक्ट होती है, इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया है, इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और ये गॉल ब्लैडर की डक्ट और हिपैटिक डक्ट जब आकर के आपस में मिलती हैं, इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और आप जानते हैं कि फिर ये जो है आगे चलकर पित्ताशय की डक्ट से भी मिलती है, इसको हम लोग यहाँ पे बाइल डक्ट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, बाइल डक्ट, ठीक है। ये बातें सब हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है, और ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये ड्यूडिनम का पोर्शन है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। और ड्यूडिनम हम जानते हैं कि छोटी आंत का पार्ट है। तो इस तरह से हमारी इसकी लोकेशन है। और ये पियर शेप है, गॉल ब्लैडर है, इसके अंदर यकृत से बना हुआ पित्तरस आकर के इसके अंदर एकत्रित हो जाता है, इसीलिए इसको हम पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये तो रहा इसकी लोकेशन और इसकी शेप देखने में कैसी लगती है। ये छोटी सी ही ग्रंथि है, थैलीनुमा संरचना है। अब इसमें थोड़ी सी बातें हम लोग यह देखेंगे कि ये जो संरचना हमको मिल रही है, ये गॉल ब्लैडर, ये पित्ताशय जो यकृत से पित्त निकलते हैं, उसको पित्त को निकलने के लिए यानी पित्त को प्रेरित करने के लिए भी हमारे बॉडी के अंदर यानी लीवर के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो केमिकली यौगिक होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं। आइए उन केमिकल कंपाउंड को हम जानते हैं। तो देखिए कोलेगोग, ऐसे कंपाउंड को हम कोलेगोग कहते हैं। और इस कोलेगोग में दो तरह के यौगिक मिलेंगे आपको, एक कोलेरेटिक और दूसरा हाइड्रोकोलेरेटिक। जो कोलेरेटिक होता है वह पित्ताशय रस जो निकल के आ रहा है, पित्त रस, उसको कोई चेंजिंग नहीं करता है, एज इट इज इसके अंदर ला करके इसके अंदर भेज देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पित्त रस के श्रावण को इंस्पायर करता है, उत्तेजित करता है, जिससे कारण पित्त रस आसानी से लीवर से निकल करके आती है। तो ये होता है। दूसरा हाइड्रोक्लोरेटिक, आप इसका नाम सही देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरेटिक मतलब पानी मिल जाता है
और पानी से जब उसके मिलन होता है तो इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन यह भी इंस्पायर करता है, पित्त रस के निकालने में मदद करता है। ये बात हमने जाना कि पित्त रस के निकालने में ये दोनों चीज़ें, यानी कोलेगॉग जिसको कहते हैं और कोलेगॉग फैक्टर इसको कहा जाता है, ये कोलेरेटिक है और हाइड्रोकोलेरेटिक है। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो पित्त को इंस्पायर करते हैं, यानी उसके निर्माण में तेजी लाने में मदद करते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब यह पित्त रस हमारा आकर के इसके अंदर एकत्रित हो जाता है पित्ताशय में, तो हम जब पित्ताशय को देखेंगे तो यह पित्ताशय के अंदर इसका pH जो है 7.6 से लेकर के 7.7 तक होता है और यह होता है बेसिक। यह pH कैसा हो गया? बेसिक pH हो जाता है, बेसिक। क्या हमारा pH कैसा हो गया भाई? बेसिक हो जाता है, बेसिक। यानी यही pH जो है बेसिक बनाता है, बेस्टिक बनाता है, यानी क्षारी बनाता है। अगर हम बाइल को देखें तो बाइल हमारा दिखता कैसे है, इसको हम बाइल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि बाइल दिखता कैसे है। बाइल को आप देखोगे येलो, ग्रीन एंड स्टिकी होता है। येलो होता है, ग्रीन होता है और यह स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। अब आइए हम देखते हैं कि जो बाइल जूस है हमारा, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। बाइल जूस, तो बाइल जूस अभी हम लोगों ने देखा कि यह येलो, स्टिकी होता है और साथ ही साथ इसका स्वाद कड़वा होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसको हम शॉर्टली कैसे याद रखें, आइए एक ट्रिक बताता हूं। आप याद करिएगा, BBC में मुकाम पाना है, बस इसी से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। BBC में मुकाम पाना है, तो देखिए एक बी का मतलब हमने क्या किया, पहला जो बी है हमारा, इसका मतलब बाइल साल्ट, ठीक। दूसरा हम करेंगे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। तीसरा है हमारा, ये एम से हमारा हो जाएगा मिनरल, मिनरल, और म्यूकान से हो जाएगा म्यूकस, और पाना से हो जाएगा पानी, यानी वाटर, यानी H2O। तो ये मेन इसके कंपोजिशन है। बाइल साल्ट होगा, बिलिरुबिन होगा, मिनरल होंगे, म्यूकस होगा और पानी होगा। इतनी चीज़ें इस बाइल जूस के अंदर पाई जाती हैं। और एक बात याद रखिएगा, इस बाइल जूस के अंदर देयर इज नो एंजाइम, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर नहीं है। ये बड़ी मार्के की बात है। इट हैव नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। बड़ी मार्के की बात है कि भाई कोई डाइजेस्टिव एंजाइम भी नहीं है और फिर भी पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंजाइम न रहते हुए भी पाचन में भूमिका निभाती है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या करती है। तो ये बात आप समझ गए कि बाइल जूस में कौन कौन सी चीजें हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखें, अभी मैंने बात किया, अब इसको हम अलग से इसको छांटना चाहें तो इसमें देखेंगे दो तरह की चीज़ें हमको मिलती हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनऑर्गेनिक में हम देखते हैं क्या क्या पाई जाती हैं और क्या वो करती हैं, और ऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और क्या करती हैं। पानी तो है ही भाई। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट की बात करते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक जो साल्ट है, जैसे सोडियम, ये बाइकार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कह रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट इस इनऑर्गेनिक साल्ट, सोडियम कार्बोनेट नाम का इनऑर्गेनिक साल्ट पाया जाता है। यही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जो भोज्य पदार्थ हमारे आमाशय से आ रहा है, ये छोटी आंत में आ रहा है, या ड्यूडिनम वाले पोर्शन में आ रहा है, या जब ये पैंक्रियाटिक जूस जो है इसके अंदर घुसता है, तो यही एक ऐसा इनऑर्गेनिक साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, जो अभी तक जो भोज्य पदार्थ
एसिडिक था उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, यानी बेसिक मीडियम उसको उपलब्ध करा देता है। तो कई बार पूछा गया है कि बेसिक मीडियम कौन उपलब्ध कराता है, इनऑर्गेनिक साल्ट या ऑर्गेनिक साल्ट। तो याद रखिएगा इनऑर्गेनिक साल्ट ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, यही जो है बेसिसिटी लाता है अम्लीय भोज्य पदार्थ को। ठीक, ये बात समझ गए। दूसरी बात हम चलते हैं अब ऑर्गेनिक साल्ट में। जब हम जाते हैं तो ऑर्गेनिक साल्ट में हम जाएंगे, दो तरह की चीज़ें हमको मिलती हैं, एक बाइल साल्ट मिलेगा और दूसरा बाइल पिगमेंट मिलेगा। तो बाइल साल्ट में देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। टास्क, तो टास्क से क्या है, सोडियम ग्लाइकोलेट, टेरोकेलेट और कोलेस्ट्रॉल। सोडियम ग्लाइकोलेट, टेरोकेलेट और कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बाइल साल्ट हैं। और ये बाइल साल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो फैट हमने खाया है उस बड़े बड़े फैट के जो मॉलिक्यूल हैं, उन फैट के मॉलिक्यूल को लाइपेज नाम का जो एंजाइम उस पर काम करेगा, उससे पहले ही ये क्या करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनका इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है भाई, जैसे सर्दियों में आप अक्सर क्या देखते हो, हम लोग कंघा करते हैं, तेल लगाए हैं और कंघा करेंगे, तो अगर नहाए हैं, तेल लगाए हैं, कंघा करें तो क्या होता है, वो ड्रॉपलेट कंघियों पे आ जाते हैं, यानी क्या होता है, वो पानी जो है और तेल एक में मिल करके बूंद के रूप में बन जाते हैं। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जो फैटी सबस्टेंसेज हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में, यानी फैटिक एसिड्स और ग्लिसरॉल में, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। और जब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं तो यही तोड़ने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। इनको याद रखिएगा, सोडियम ग्लाइकोलेट, टेरोकोलेट और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यानी जो हमारा फैट आदमी खाया है तो फैटी सबस्टेंस को, बड़े बड़े अणुओं को, उनका इमल्सिफिकेशन करते हैं, यानी छोटे छोटे रूप में तोड़ देते हैं, यानी उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके वजह से आप जानते हैं कि वो बूंदों के रूप में आ जाता है, छोटे छोटे बूंदों के रूप में आ जाता है। तो बड़े आसानी से लाइपेज नाम का एंजाइम जो है उस पर काम करता है और वो बड़े आसानी से फैट भी डाइजेस्ट हो जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि हम खाना खाने से पहले, हमारे खाना खाने से पहले इस गाल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जूस आकर के एकत्रित रहते हैं, और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये जो मैं बता रहा था कोलेगान जो फैक्टर है वो इसको उत्तेजित कर देते हैं और ये पूरा का पूरा उड़ेल देता है अपना बाइल जूस, जिसके वजह ड्यूडेनम में चला जाता है और हमारा उसको भोज्य पदार्थ को बेसिक बना देता है और इसका डाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और फिर धीरे धीरे ये बाद में भरता रहता है। तो ये है बात, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बाइल साल्ट है यही जो है वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं और उस पर लाइपेज नाम का एंजाइम अपना कार्य करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात, इसके अंदर ऑर्गेनिक साल्ट में ही बाइल साल्ट हमने देखा और दूसरा बाइल पिगमेंट होता है, और ये बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही बाइल पिगमेंट है जो आप जानते हैं कि जो आरबीसी है, जब डिस्ट्रक्शन उसका होता है, हीमोग्लोबिन का जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे ये उत्पन्न होते हैं, और ये उत्पन्न होते हैं और हमारे बॉडी के माध्यम से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार आप ये भी देखे होंगे कि ये कलर बिलिरुबिन जो है कलर ले लेता है, इसका कलर जो है येलोइश होता है। इसीलिए देखेंगे कि जो पित्ताशय है, ये पित्ताशय है, इसका जो सिस्टिक डक्ट है, ये डक्ट जब अवरोधित होती है तो सही ढंग से ये जब पास नहीं हो पाता है बाइल और इधर नहीं जा पाता है, तो इसमें जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारी जो लीवर सेल हैं जो आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करके उस ब्लड से जो है बिलिरुबिन और इसको बिलिरुबिन को अलग कर देती हैं, लेकिन जब ये मार्ग अवरुद्ध होता है तो ये काम नहीं हो पाता है। इसी के कारण आप देखेंगे कि जब ये आरबीसी से बिलिरुबिन नहीं अलग हो पाएगा तो ये हमारी त्वचा में और आँखों में प्रॉब्लम क्रिएट, यानी जमा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। इसी की वजह से देखेंगे कि जॉन्डिस या पीलिया रोग हो जाता है, और पीलिया में आदमी की बॉडी जो है यानी त्वचा पीली पड़ जाती है, आंखें पीली पड़ जाती हैं,
तो जॉन्डिस को ध्यान में रखिएगा। तो जॉन्डिस आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये कई बार हो जाता है, काफ़ी खतरनाक रोग हो जाता है। तो ये रहा हमारा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा हमारा पैंक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन की बात हमने किया। अब हम चलते हैं पैंक्रियाटिक जूस जो पाया जा रहा है, पैंक्रियाटिक जो गाल ब्लैडर का जो जूस पाया जा रहा है उसके अंदर जो चीज़ें पाई जा रही हैं उसका रोल क्या है। हमने देखा अभी इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट है इसके अंदर बस, और ये हमने देखा किस तरह के होते हैं। अब हम इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। फंक्शन गाल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस है उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, क्या ज़रूरत है हमको। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन हम लेते हैं कि जो भोज्य पदार्थ बेसिक एसिडिक मीडियम से हमारे मतलब आमाशय से चले आ रहे थे, वो भोज्य पदार्थ अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुँचते हैं तब यह जो है भोज्य पदार्थ जो है यानी यही बाइल जूस आकर के इसके अंदर मिल जाते हैं। और जो भोज्य पदार्थ जो है एसिडिक था उसके अंदर तमाम बैक्टीरिया तमाम चीज़ें थी, उस भोज्य पदार्थ को ये जो बाइल जूस सिक्रीट होता है तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है और जिसके वजह से भोज्य पदार्थ का पाचन बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो इसका महत्वपूर्ण रोल है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। जो फैट होते हैं वो फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में यानी लाइपेज नाम के एंजाइम का उस पर कार्य होने से पहले ही ये उसको तोड़ करके यानी इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, इमल्सिफाई कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, इसी को इमल्सिफिकेशन करते हैं। और आप जानते हैं कि सरफेस टेंशन जब उसका कम हो जाता है तो इमल्सिफाई हो जाते हैं और बड़े आसानी से वो टूट जाते हैं। तो ये हमारा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बाइल जूस। और नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्सिन एक्टिवेशन। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो स्टेप्सिन नाम का हार्मोन निकला था हमारा पैंक्रियास से, हमने क्या हार्मोन कह रहे हैं, जो डाइजेस्टिव जूस निकला था उसमें पैंक्रियाज में हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सोक्राइन पार्ट और इंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट से हमने देखा था उसके अंदर स्टेप्सिन नाम का जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकला था वो क्या है, फैट के पचाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जब इनका इमल्सिफिकेशन हो जाता है तो उस पर बड़े आसानी से यह स्टेप्सिन नाम का एंजाइम कार्य करता है, जिसके कारण वह वसा जो है बड़े आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये बात याद रखिएगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट काम आप जानते हैं कि जो हमारा विटामिन है, आप जानते हैं विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और दूसरा हमारा फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में WBC याद रखेंगे आप, यानी वाटर, W से वाटर और B से यानी विटामिन B और विटामिन C, ये वाटर सॉल्युबल है। रिमेनिंग जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल में आप देखेंगे A, D, E, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये ऐसे विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है, यानी फैट में सॉल्युबिलिटी इनकी होती है। तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इन्हीं बाइल जूस के उपस्थिति में ही इनका अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाइयों में हो पाएगा। अगर ये एब्सेंट रहेंगे तो ये एडक नाम की जो विटामिन्स हैं इनका सही ढंग से अवशोषण हमारे आंत की दीवारों में नहीं हो पाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बाइल जूस कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में जब ये यही जो है तोड़ते हैं, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अगर ये ना रहे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है सही ढंग से हमारे आंत की दीवारों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, टॉक्सिकेंट्स और मेटल, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें इन बाइल जो जूस है इनकी मदद से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट गॉल ब्लैडर एंड इसके अंदर पाए जाने वाले बाइल जूस। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।